तो हेलो दोस्तों, बड़ौदा जीएसएम टीम में आपका स्वागत है। मैं मोबाइल रिपेयरिंग के टॉपिक पे नए नए वीडियो बनाता रहता हूँ। तो ये हमारे पास आया हुआ है S22 अल्ट्रा। तो ये फ़ोन हो चुका है बंद। आज हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको डिसमेंटल कर लेता हूँ फटाफट। फिर हम चेक करते हैं इसके अंदर क्या दिक्कत है। फ़ोन की कंडीशन मुझे देखने में फ्रेश जैसी लग रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको डीसी मीटर लगा के ये चेक करूँगा कि इसके अंदर क्या दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले इसको डीसी मीटर के सेक्शन में मैंने चेक किया तो ये शॉर्टिंग में नहीं लग रहा है, बट इसका जो बूटिंग है वो लो बूटिंग में फ़ोन दिखा रहा है। तो हमें सबसे पहले ये जो फ़ोन है उसको पूरा डिसमेंटल करके इसका जो मदरबोर्ड है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं सारे जो कैमरा वगैरह है उसको मैं डिसमेंटल करके बाहर निकाल लेता हूँ। तो इस तरह से इसका जो कैमरे का मॉड्यूल होता है ये पूरा बहुत बड़ा होता है। तो इस तरह से इसको निकाला जाता है। फिर इस पर मैं टेप लगा देता हूँ जो कि इसके लेंस ख़राब ना हो जाए। और इसका जो फ्रंट कैमरा है उस पर मैं टेप लगा दूँगा कि उस पर कोई फिंगर या फिर उसमें कोई डस्ट वगैरह ना लग जाए। तो इस तरह से कैमरा मैंने इसको अलग से संभाल के फ्रेम के अंदर लगा के रख दिया है। तो अब हम इस मदरबोर्ड में चेक करेंगे इसके अंदर दिक्कत क्या आ रही है। फ़ोन की कंडीशन आप देख पा रहे हो एकदम फ्रेश है। तो सबसे पहले इसका जो बूटिंग लो है तो इसका जो सीपीयू का सेक्शन है सबसे पहले उसको ही ट्रिगर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जो है इसका सीपीयू का जो प्लेट है उसको ही हम पहले रिमूव करेंगे। मैंने इसका जो बूटिंग है वो मैंने चेक किया था तो बूटिंग लो था, 220 पे स्टक था। तो मेरे जजमेंट के हिसाब से और मेरे रिपेयरिंग के एक्सपीरियंस के हिसाब से जो इसका जो सीपीयू है और उसका जो रैम है उस दोनों के अंदर दूसरे का कनेक्शन नहीं हो रहा है। ये फ़ोन शायद हाथ से गिरा हुआ है, इसलिए ये दिक्कत आया है। तो आप देख पा रहे हो कि ये फ़ोन की जो कंडीशन है काफ़ी फ्रेश है, कोई जगह से गिरा हुआ नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले हमको इसका जो सीपीयू है वही करके देखना पड़ेगा। अभी ये आप जो वीडियो देख रहे हो ये पूरा देखने का आपका ये फ़ायदा होगा कि हर बंदे की हैंड स्किल जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो आपको जो है आपके हिसाब से हर बंदे में से थोड़ा थोड़ा उसका हैंड स्किल आपको कॉपी करना पड़ेगा और उस हैंड स्किल को डेवलप करके आप अपने में एक सुधार ला सकते हैं। फिर वही हैंड स्किल्स आपको ट्राई करते करते कंफर्ट जोन पे लेके जाएगा। तो इस तरह से देखो, ये मैं कटर से इतना ही जो प्लेट है वो मैं काट रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके सीपीयू का पूरा प्लेट निकालना चाहिए, क्योंकि उसमें यूएसएफ भी लगी है, एमएमसी भी यूएसएफ भी लगी है, रैम भी लगी है और बहुत बड़ा प्रोसेसर भी इसका लगा पड़ा है। तो हम पूरा उसका जो प्लेट है वो निकालेंगे तो इसका जो लेयर है वो डिसमेंटल होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं इतना ही प्लेट इससे कटर से कट करके सीपीयू बाहर निकाल लूँगा। उस तरह से आपको हर बंदे का हैंड स्किल देखना है, समझना है, फिर अपने आप में वो इंस्टॉल करना है। फिर अपने हिसाब से आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके वो हैंड स्किल आपको ट्राई करना है। देखो, मैं इसको भी हीट करके नहीं निकाल रहा हूँ, इसको मैं इतना ही कट करूँगा वो भी कटर की मदद से, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं कि उसका कोई लेयर का जो जगह है उसको मैं हीट करूँ, क्योंकि लेयर की जगह पे मैं जो हीट करूँगा तो उसका लेयर खुल जाने का चांस बढ़ जाएगा। तो इसलिए ओनली ट्रिगर फ्रॉम ओनली सीपीयू रहेगा, क्योंकि सीपीयू को ही हमको निकालना है तो खाली सीपीयू ही गर्म होना चाहिए और कुछ भी नहीं ज़्यादा।
अभी इसके ऊपर जो ये आप देख रहे हो वो उसका हीस्टिंग पेस्ट है, जो आप देख पा रहे हो पूरा ये है वो ड्राई सा हो गया है। मैंने इसको चेक किया, पूरा सा ख़राब हो चुका है, बट वो जो प्लेट हमने काटा है उसका जो थोड़ा सा सीरा है वो अंदर रह गया था। अब देखिए जो पूरा ड्राई हो चुका है। तो ये पूरा यानी कि ओवर हीट होके या फिर ये बंदे ने ज़्यादा उसको रफ़ यूज़ किया है, इसलिए पाउडर सा बन गया है। ये लिक्विड सा होता है, थोड़ा सा थिकनेस इसमें होना चाहिए, बट नहीं है, पूरा वो ड्राई हो चुका है। तो अभी आप देख पा रहे हो कि हम जो प्रोसेसर निकालने के लिए रेडी है। तो सबसे पहले हम इसका ऊपर का जो रैम है जो 12 GB तक आता है वो पहले हम निकाल लेंगे। तो इसके बाजू में जो है वो यूएसएफ लगा है, तो उसको हमको प्रोटेक्टर करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन देना पड़ेगा कि वो डिसमेंटल ना हो जाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए ये जो आईसी टैप करके जो टैप आती है, मैंने इसका यूज़ किया हुआ है, आप वीडियो में देख सकते हो। तो इस तरह से मैं पूरा उसको जो है कवर करूँगा, और उसके बाद ही जो है वो हम रैम और सीपीयू को डिसमेंटल करेंगे, क्योंकि ये हम नहीं करेंगे तो उसका जो लेयर है वो खुलने का चांस बढ़ जाएगा, फिर बाद में दिक्कत ज़्यादा हो सकती है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से प्रोटेक्शन हो चुका है, और हम इसको वापस स्टैंड में लगा देंगे। इसके बाद ही हम इसका रैम निकालेंगे। तो अब हम सही टेम्परेचर पे इसको रैम निकालने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जब तक टेम्परेचर नहीं आता है तब तक हमको रैम को नहीं उठाना है। बाकी हम ट्राई करेंगे, यानी कि जल्दबाजी करेंगे तो रैम जो है वो ख़राब हो सकता है और आपका फ़ोन स्टार्ट नहीं होगा, सेम फॉल्ट वापस रह जाएगा। तो सही टेम्परेचर पे ही हमको आईसी निकालना होगा। तो आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर अब धीरे धीरे आ रहा है। ये जो वीडियो है थोड़ा सा मैंने फास्ट फॉरवर्ड रखा हुआ है, क्योंकि बहुत लंबा समय हो जाता है। कभी कभी ये जो महंगे फ़ोन हैं बहुत आराम से करने पड़ते हैं, क्योंकि इनमें माइनर सा भी जो आपने जल्दबाजी किया तो ये फ़ोन स्टार्ट नहीं होते और पूरा जो है सक्सेस रिज़ल्ट नहीं मिलता, और आपकी जो मेहनत है वो भी वेस्ट जाती है। ठीक है, तो इस तरह से रैम हमने डिसमेंटल कर लिया है। आप देख सकते हो ये जो रैम है वो 12 GB है। तो इसको पहले हम संभाल के रख देंगे, और ये जो सीपीयू है वो बहुत बड़ा सीपीयू है। तो सबसे पहले ऊपर का जो एरिया है हम वो क्लीन कर लेंगे। ये इस तरह से आपको पूरा क्लीन करना है। उस पे जो ग्लू लगा है वो भी आपको इधर से अभी ही निकाल लेना पड़ेगा, क्योंकि जो ग्लू है वो सीपीयू को सही टेम्परेचर पे नहीं ले जाएगा, और उस पर जो जो पीपीडी लगा है 350 वाला वो भी ओवर हीट होता रहेगा, बट वो भी जो है वो सीपीयू को जल्दी से हीट नहीं करने देगा। तो आप बड़ौदा जीएसएम टीम को ये जो आप वीडियो देख रहे हो उस तरह से आप जो सीखना चाहते हो तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। हम लाइव आपको 2 या 3 फ़ोन डेली बना के दिखाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, थियरी करवाएंगे, ठीक है, और लाइव डेमो एवरीडे 3 या 4 पीस बना के भी दिखाएंगे। और को जो टाइमिंग होता है रिपेयरिंग सीखने का, ये आपका रहेगा 1 या 2 महीना तक रहेगा। उस दरमियान आपको डेली के 3 पीस रिपेयरिंग करके हम डिफरेंट डिफरेंट एवरीडे जो भी कस्टमर लेके आते हैं, दुकान वाले और कस्टमर, वो सारे फ़ोन बना के आपको हम दिखाएंगे, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। दूसरे जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वो आपको फ्रेश फ़ोन रिपेयरिंग में देते हैं, उनका ही सीपीयू आपको उखाड़ना होता है, वही लगाना होता है, तो आप फॉल्ट नहीं पकड़ सकते, क्योंकि आपके पास बिगड़े हुए फ़ोन आते हैं जिसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट होता है। तो ये जो मैंने रैम का जो जजमेंट लिया है वो मैंने अपने 20 इयर्स का एक्सपीरियंस से मैंने इसको पकड़ा है कि ये वाला फॉल्ट है।
अभी जो मैं काम जो कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से और काफ़ी तजुर्बे के बाद ये सब बन रहा है। और हर बार जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो हर बार अलग अलग कुछ ना कुछ फॉल्ट होता है जो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब हम जो है सीपीयू डिसमेंटल कर रहे हैं, यानी कि मदरबोर्ड से उसको निकालेंगे। तो उसके पहले आपको ध्यान ये रखना है कि पूरा फ़ोन जो है वो गर्म ना हो, ओनली सीपीयू ही गर्म हो और वही हम निकाल पाए। तो आप देख सकते हैं अभी टेम्परेचर जो है वो आ चुका है। तो हम जो स्क्रैपर है वो धीरे धीरे डालेंगे और पहले को एक जगह पे डालेंगे, फिर दूसरी जगह पे डालेंगे, तीसरी जगह पे, ऐसे करते करते थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और बहुत ज़्यादा हीट भी नहीं करेंगे, हीट मारेंगे तुरंत ले लेंगे, मारेंगे ले लेंगे, इस तरह से हम सीपीयू को धीरे से डिसमेंटल करेंगे। देखिए ये जो सीपीयू है वो निकल चुका है, ये इसका सीपीयू है। मैं आपको क्लियर विज़न दिखाता हूँ। देखिए काफ़ी बड़ा सीपीयू इसका आता है। इसके अंदर कैपेसिटर भी होते हैं, ये मिनिमम 7 या 8 कैपेसिटर होते हैं जो आपको फॉरगेट नहीं करने, यानी कि खो नहीं देने या फिर उसको नहीं निकालने, नहीं तो फ़ोन स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, अब हम ये वाले कैमरे में जाएंगे। ये हम सेकेंडरी कैमरे में आ चुके हैं जिसको माइक्रोस्कोप का कैमरा कहते हैं। अब इसके अंदर मैं आपको प्रॉपर जो इसका जो मदरबोर्ड है वो क्लीन करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले फ्लक्स लगा के हम जो 350 वाला पीपीडी जितना निकल सकता है वो हम निकाल लेंगे। इस तरह से निकालने में क्या होता है कि आपकी जो प्रिंट जो एनसी वाले हैं वो भी साथ में निकल जाते हैं, तो बाद में फिर दिक्कत नहीं होती। आपको ये जो काम है बड़ी पेशेंस के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सीपीयू के करीब, यानी कि बहुत नज़दीक बहुत सारे कैपेसिटर रजिस्टर सब लगे पड़े हैं। और आप जानते ही है कि इस टाइप के जो फ़ोन होते हैं उनका स्क्रैप भी मिलना या फिर डैमेज फ़ोन मिलना बहुत मुश्किल है कि उसमें से हम जजमेंट लेके वही चीज़ डाल सके, वही कंपोनेंट्स हम डाल सकें। ना ही इसका स्कीमेटिक जल्दी से मिलता है, ना ही डायोग्राम। तो इसका जो आप कोई भी कंपोनेंट्स आपसे फॉरगेट ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, निकल ना जाए, उसका आप काफ़ी ध्यान रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जितना निकल सकता था उतना पीपीडी मैंने निकाल लिया है। अब हम इसके अंदर एक्स्ट्रा जो कम बाहर से मिलने वाली पीपीडी होती है वो हम लगाएंगे। मैं पीपीडी जो लगा रहा हूँ वो 183 डिग्री रिलाइफ कंपनी की है, ये मैं यूज़ करता हूँ वो। तो सबसे पहले जो नीचे लेयर में, यानी कि मदरबोर्ड पे जो बॉल्स है उसको इस पीपीडी में मिक्स करूँगा, क्योंकि ज़्यादा हार्ड से ना निकले पीपीडी, ईज़िली तुरंत मिक्स होके दोनों होके मिक्स होके निकल जाए। तो ये जो मैं टेक्निक दिखा रहा हूँ वो आपको कॉपी करनी है, जो आप कर सकते हो तो, और आप आराम से फिर रिपेयरिंग में अपने आप को ग्रो कर सकोगे। और आपको हमारे साथ बैठ के जो सीखना है तो हम आपको सिखाएंगे हमारी बेंच में जो जगह मिलती है आपको, तो कांटेक्ट करके आप रिपेयरिंग सीखने के लिए आ सकते हो। क्योंकि काफ़ी पढ़ के भी कुछ फ़ायदा नहीं होता, जितना सीखने से फ़ायदा हो जाएगा। काफ़ी बच्चे होते हैं जो 10 पास करते, 12 पास करते, फिर बीकॉम करते, ग्रेजुएशन करते, और उनकी जो सैलरी होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 15,000, 20,000, 25,000 होती है। इससे तो अच्छा रिपेयरिंग सीखने पूरा डीपली सीख ले, वही सही पड़ेगा। और आप अपने आप को किसी जगह से ग्रो कर सकते हो, खुद की शॉप डाल के मास्टर बन के कर सकते हो। तो मैंने पीपीडी पूरी लगा ली है। अब हम इसको पूरा जो डीसोल्डरिंग वायर आता है उससे हम कलेक्ट कर लेंगे। कि मैं यूज़ जो करता हूँ वो
2UUL करके कंपनी का ये डिसोल्डरिंग जो आता है वो यूज़ करता हूँ। ये मुझे काफ़ी कंफर्टेबल और सही लगता है। कोई भी ब्रांड प्रमोशन नहीं है ये, मेरा खुद का जो एनालिसिस है वही मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे यही सही लगा है। ठीक है, और आपको फिर से मैं बता देता हूँ कि ये जो कंपोनेंट्स है ये काफ़ी एक बार निकल जाते हैं तो काफ़ी तकलीफ़ देते हैं, तो आपको ध्यान से ही ये डिसोल्डरिंग करना है। आपको पेड़ के ऊपर से लेके नीचे ही खींचना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसे राउंड या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज खींच नहीं सकते इस फ़ोनों में, क्योंकि इनके जो पेड़ होते हैं वो तुरंत छिल जाएंगे। तो जितना आप डिसोल्डरिंग से कलेक्ट कर सकते हो उतना पीपीडी आप ले लो, ज़्यादा उसमें आप घिसने की कोशिश मत करना, क्योंकि ज़्यादा घिसने से प्रिंट छिल जाएंगे तो फिर सब मिक्स होने का चांस ज़्यादा है। ठीक है, तो मैंने जितना हो सकता था उतना मैंने क्लीन कर लिया। अब मैं पेट्रोल और जो कॉटन आता है उससे मैं जितना हो सकता है क्लीन कर लूँगा, क्योंकि ये जो फ्लक्स है वो सूख जाएगा, फिर बाद में ज़्यादा दिक्कत देगा। और मेरे जो रिपेयरिंग का जो टेक्निक है उसके अंदर मुझे साफ़ सफाई कुछ ज़्यादा ही पसंद है। मुझे बिल्कुल कचरा गंदगी कुछ फ्लक्स रह जाना, कोई जगह पे पीपीडी रह जाना, ऐसा कुछ पसंद नहीं है। तो आप देख सकते हो 80% 70% क्लीन हो चुका है। अब हम जो इसको जो क्लीन करेंगे वो स्क्रैपर की मदद से सब कुछ क्लीन कर देंगे। सबसे पहले सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं वो सही तरीके से डिसमेंटल तो नहीं है, पीपीडी या फिर कोई जगह पे जो ये वाइट कलर का जो पेस्ट आता है ट्रांसपेरेंट जैसा वो तो नहीं रह गया, वो हम सब कंफर्म कर लेंगे। और सारे ही जो कंपोनेंट्स है उसके बीच में जो ये पेस्ट रहता है ट्रांसपेरेंट वाला वो सारा हम रिमूव कर लेंगे, क्योंकि ये हीटिंग करने से और फ्लक्स के यूज़ के लिए ये थोड़े से येलो जैसे हो जाता है। तो अभी पकड़ में आ जाएंगे, और आपका कोई कंपोनेंट्स हिला है कि नहीं हिला वो भी हम देख लेंगे। तो ये मैंने और अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है जितना हो सकता था उतना। अब हम इसको सारे कंपोनेंट्स और ये जो बॉल्स है उनका स्क्रैपर की मदद से क्लीन कर लेंगे। तो इसके अंदर मैं अपनी जो एयर है वो 200 रखता हूँ, सॉरी 200 टेम्परेचर रखता हूँ और 70 एयर रखता हूँ। तो इस तरह से ये मैं स्क्रैपर की मदद से इसको सारे जो बॉल है उसको मैं डायरेक्ट ही काट दूंगा, क्योंकि इसको ज़्यादा डिसोल्डरिंग करने से ये जो है छिल जाएंगे, फिर ये सक्सेसफुल बनना का चांस थोड़ा हार्ड हो सकता है। तो इसके अंदर आपको मदरबोर्ड को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ही गर्म करके सीपीयू और रैम निकाला हुआ है। तो आपको थोड़ा सा हीट करना है, फिर उसको नहीं हीट करना, ऐसे ही करके धीरे धीरे करके सारे बॉल को क्लीन करना रहेगा। थोड़ा सा हीट करो फिर हीट को ले लो। देखो ये वाला जो स्क्रैपर है ये काफ़ी सही है। इसमें आपको जो सारे जो ये नीचे के जो पेड़ है वो एक ही लेयर में आप कर सकते हो, बट आपको ये ही एक ही ध्यान रखना है कि आपका जो स्क्रैपर है वो उतने में ही चलना चाहिए जितने की ज़रूरत है। अभी हमने नीचे के सारे जो पेड़ है सारे के सारे सही तरीके से शायद क्लीन कर लिए हैं, मुझे सही से लग रहे हैं। अब
हमको जो कंपोनेंट्स है वो ध्यान से देखने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं ज़्यादातर कंपोनेंट्स है उसके बीच में ग्लू अभी भी डला पड़ा है, तो वो भी क्लीन करना पड़ेगा। तो ये जो आईसी है कुछ शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं हो गया, वो मैं चेक कर रहा हूँ। कंपोनेंट भी सही लग रहे हैं मुझे। तो हमको अब खाली जो है वो ग्लू ही निकालना रहेगा। ये सारे जो कंपोनेंट्स जो होते हैं इसमें से ग्लू इसलिए निकालना है हमको क्योंकि वो कंपोनेंट्स जो लूज पड़ के यानी कि ओवर हीटिंग के कारण वहीं पे चिपका पड़ा है, तो हमको पकड़ में आ जाए तो हम उसको रीडेवलप करके वहाँ पे वापस लगा सके। जो आपको हमारा ये जो रिपेयरिंग का जो टेक्निक है आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। आपको और कोई कंपनी का फ़ोन का रिपेयरिंग का वीडियो देखना है तो आप कमेंट भी कर सकते हो कि भाई हमें ये वाले फ़ोन का ये वाला फॉल्ट सॉल्व करके दिखाओ, तो हम आपको वो वीडियो अपने हिसाब से बना के आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। क्योंकि कोई कोई भाई से कोई कोई फॉल्ट सॉल्व नहीं होते, तो वो अटक जाते हैं, फंस जाते हैं। तो इसलिए कोई आप बोलोगे तो उसका वीडियो हम आपको बना के दिखा देंगे। सारे कंपोनेंट्स से मैंने ग्लू निकाल लिया है। ये लेफ़्ट साइड से अभी देखते हैं कि और कोई जगह पे ग्लू है तो उसको भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, नीचे का बेस रेडी हो चुका था, इसलिए अब हम सीपीयू को डेवलप कर देंगे। तो सीपीयू पर भी 350 वाला पीपीडी लगा है। तो सबसे पहले हम जो है इसका जो पीपीडी है और जो पेस्ट है उसको थोड़ा सा जितना हो सकता है वो निकाल सकते उतना निकाल लेंगे। और आपको ये ध्यान रखना है कि इसके बीच में जो कैपेसिटर है उसको बिल्कुल सोल्डर टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो अपनी वैल्यू छोड़ देगा। कुछ इस तरह से आपको क्लीन करना पड़ेगा। दोनों कैपेसिटर के बीच में काफ़ी जो है वो पेस्ट है, जो वाइट पेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो उनके बीच में से हमको इस तरह से कुछ सोल्डर को घुमा घुमा के वो पेस्ट निकालना पड़ेगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो ख़राब ना हो जाए, क्रैक ना हो जाए, नहीं तो आप पूरा सीपीयू डेवलप करके लगा दोगे फिर भी फ़ोन स्टार्ट नहीं होगा। जो आप चाहते हो कि मैं बोर्नियो स्कीमेटिक्स पे भी वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करना, मैं आपके जो चाहिए वो मॉडल पे स्कीमेटिक्स में आपको वीडियो बना के आपको दूंगा। आप जो कमेंट करना जो भाई जैसे कि रेडमी के फ़ोन में चाहिए या फिर सैमसंग के कोई मॉडल में चाहिए, और पर्टिकुलर आप कोई उसका मॉडल नंबर भी बोल देना कि भाई उसके अंदर ये फ़ोल्ड पे मुझे वीडियो चाहिए, तो भी मैं आपको दूसरे दिन पूरा एक्सप्लेनिंग के साथ आपको समझा दूंगा कि आपको किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होगा।
और अपनी जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर सैमसंग, रेडमी, वीवो अलग अलग जो है सारे मॉडल के स्कीमेटिक्स डायग्राम भी आपको अपलोडिंग कर दूंगा। उससे आपको कुछ ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, कुछ ना कुछ फॉल्ट सॉल्व हो सकते हैं। तो ये जो है वो मेटल ब्रश से मैं थोड़ा सा हीट करके ये जो पेस्ट है उसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं। तो उसको ज़्यादा हीट नहीं करना है। मेरी हीटिंग का पावर है 130 या 120। और जो मेटल ब्रश है उसको पे ही मैं हीट कर रहा हूँ, ना कि मैं सीपीयू पे। तो इस तरह से ये जो है क्लीन हो चुका है। अभी हम इसमें पीपीडी ऐड करके इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, क्योंकि जब डेवलप करने का टाइम आएगा तब ये पीपीडी नहीं चलेगा। तो ये मैंने पीपीडी लगा दी है। रिलाइफ कंपनी गेम जो है मैं पीपीडी में यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो इसमें पूरा मदरबोर्ड को इस तरह से मैं मिक्स कर दूंगा। तो ये जो पीपीडी है आपको ये ध्यान रखना है कि कैपेसिटर के ऊपर जाके स्टक ना हो जाए। ठीक है, बाकी इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस लगा के आपको कैसे निकालना है ये मैं आपको बता देता हूँ। आप वीडियो में देख लेना कि किस तरह से कैपेसिटर से पीपीडी को निकालना है, क्योंकि ज़्यादातर भाई जो पीपीडी लगी होती है कैपेसिटरों पे वो 11 नंबर की ब्लेड से कट करते हैं, तो कैपेसिटर भी डैमेज हो जाता है। तो ये आपको नहीं करना है। आपको डीसोल्डरिंग वायर से ही करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको पहले तो जितना हो सकता है उतना आपको सीपीयू क्लीन कर लेना है। फिर जो कैपेसिटर पे आपको जस्ट लाइक टच करके भाग जाना है। तो वो जो सारा का सारा पीपीडी होगा वो उसके अंदर चला जाएगा, डिसोल्डरिंग वायर के अंदर। आप देख सकते हो इस तरह से टच करके तुरंत आपको डिसोल्डर वायर ले लेना है। बाकी उसको ज़्यादातर आप वेट करोगे तो कैपेसिटर भी रिमूव हो जाएगा। जस्ट लाइक ऐसे टच करके चले जाना है। इसके जो बीच में भी देखो, इसके बीच में भी जो बॉल्स है वो बड़े होते हैं, तो आपको इस तरह से उसको लेयर में सेम लाना पड़ेगा। तो सीपीयू ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हम इसको क्लीन कर लेते हैं। तो सीपीयू जो है वो अब हमारा 90% जो है वो सही से क्लीन हो चुका है। अभी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा मुझे जो है वो पेस्ट दिख रहा है, तो वापस मैं मेटल ब्रश से उसको क्लीन करने की कोशिश करूँगा, ना कि उस पर हार्ड वर्क से मैं प्रेशर करके उसको क्लीन करने की कोशिश करूँगा। हल्के हल्के हाथों से मैं क्लीन करने की कोशिश करूँगा। देखिए सारे के सारा जो बॉल है वो एकदम नेट एंड क्लीन हो चुका है। और जो कैपेसिटर जितने भी होते हैं पहले एक ही साइड से आपको उसका ग्लू निकालने की कोशिश करनी है जो है। तो फिर जैसे आपको लगता है कि दूसरी साइड है तो आपको पूरा जो रोटेट करके उसके दूसरे के साथ सारे के कैपेसिटर पे वो ग्लू निकालना रहेगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये क्लीन हो चुका है। सारी कैपेसिटरों में से जो है वो आप देख सकते हो कि पेस्ट निकल चुका है, वाइट पेस्ट। अब हम इसको क्लीन कर देते और एक बार जितना हो सके आप उसको क्लीन करोगे तो ये जो ब्लैक पेस्ट है और वाइट पेस्ट है वो निकल जाता है। तो आपको जो भी काम करना है वो आपको हल्के हाथ से काम करना पड़ेगा।
आप देख सकते हैं बहुत ही सही तरीके से एकदम नेट एंड क्लीन हो चुका है। ठीक है, अभी हम इसको रख देते हैं। हम जो इसकी जो रैम है उसको भी रीडेवलप करने के लिए रेडी करते हैं। तो इसके अंदर जो वाइट पेस्ट लगा हुआ है पहले हम उसको रिमूव कर लेंगे। तो पहले हॉट गन को 180 डिग्री पे ले लेते हैं और 70 पे एयर, और इसको इस तरह से पूरा फास्ट नॉन स्टॉप फास्ट मूवमेंट पे इसको क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो थिकनेस होता है बहुत ही पतला होता है। तो ज़्यादातर भाई उनके रैम पे ऊपर ही हॉट गन रख के क्लीन करते हैं, तो वो गलत टेक्निक है। आपको जितना हो सके उतना फास्ट मूवमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो रैम जो है वो पूरी ख़राब हो सकती है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ज़्यादातर बॉल जो थे वो डिसमेंटल थे, जो मैं पीपीडी से डेवलप कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से थोड़े से जितने हो सकते थे वो मैंने डेवलप किए, बट अब जो है इसको मैं डिसोल्डरिंग कर दूंगा, क्योंकि इसकी जो साइज़ है वो सही से कार्बन निकल जाए। ठीक है, इसको क्लीन कर देते हैं। मुझे लग रहा है सारा का सारा पेस्ट निकल चुका है। जो थोड़ा सा भी बचा है तो उसको 11 नंबर की ब्लेड से निकाल लेंगे। अब हम इस पे थोड़ा सा पेट्रोल लगा के जो है ब्रश लगा के क्लीन कर लेंगे मेटल ब्रश से, क्योंकि इसकी जो शाइनिंग है वो सही से आनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे जो प्रिंट है अब सही से शाइनिंग कर रहे हैं। सही से डेवलप करने के लिए रेडी हो चुका है। तो डेवलप करने से पहले हम थोड़ा इस पर फ्लक्स लगा के उसके छोटे छोटे जो है वो बॉल बना लेंगे, क्योंकि ये स्टेंसिल में फंस जाए तो स्टेंसिल में हिलने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। सही है, जितना हो सकते उतने छोटे छोटे बॉल आप बना लें। इसमें क्या, ये जो है बॉल स्टेंसिल में फंस जाएंगे, फिर वो डेवलप करने के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, क्लीन कर लेते हैं। सही से क्लीन हो चुका है। अब हम सीपीयू को डेवलप कर देंगे। ये जो सीपीयू है एक नेट एंड क्लीन मैंने किया हुआ है, तो अब हम स्टेंसिल की मदद से इसको रीडेवलप कर देंगे। तो ये जो सीपीयू है वो स्टेंसिल में सेट हो चुका है। हम जो पीपीडी की मदद से इसको रीडेवलप कर देंगे इस तरह से कुछ। इसका जो हम पीपीडी है वो ज़्यादा हम प्रेस कर कर के नहीं लगाएंगे, बिकॉज फिर जो इसका जो सिमिलर बॉल जो बनना चाहिए वो नहीं बनेगा। आपको लाइटली ही प्रेशर से ही इसको जो है पीपीडी लगाना है कुछ इस तरह से। फिर उसको ज़्यादा क्लीन कर देना है, क्योंकि जितना ज़्यादा पीपड़ी होगा वो निकल जाएगा और जितना ज़रूरत है उतना रह जाएगा। तो ये हमारा सीपीयू डेवलप करने का काम स्टार्ट हो चुका है। ये सीपीयू डेवलप हो चुका है। अभी आप देख पा रहे हो कोई कोई इसमें बॉल जो है वो कच्चा रह जाता है, इसीलिए हमको फ्लक्स लगा के पूरा सेट करके वापस हीट करना पड़ता है, जिसको हम फाइनल टचिंग बोल सकते हैं कुछ इस तरह से। फिर आपको स्टेंसिल में देखना है कि कोई बॉल ज़्यादातर हिल तो नहीं रहा है, उस जगह पे सही से लग गया है, कोई छोटा बड़ा नहीं बना है, वो भी आपको बारीकी से देखना पड़ेगा। जो कोई है तो फिर हमको वो कंप्लीट करना पड़ेगा। देखिए एक ये बॉल जो है सही से नहीं बना है,
उसको वापस हम हीट करके ट्यूज़र की मदद से सेट कर देंगे। अब सही से हो गया है। ठीक है, तो अब हम देख पा रहे हैं कि सारे के सारे जो बॉल हैं वो सही से बन गए हैं। तो अब हम रैम को डेवलप कर देंगे, ये मुझे सही से लग रहा है। तो रैम को डेवलप सेम टेक्निक से कर देंगे। पीपीडी जो है वो रिलायंस की 420 मॉडल है, वो शायद मैं यूज़ कर रहा हूँ। 183 डिग्री। आपको पीपीडी लगाते समय ये ध्यान रखना है कि कोई जगह पे आपको थोड़ा सा भी पीपीडी रह ना जाए, और जो हीटिंग का है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको हीट करना रहेगा। ठीक है, हमारा रैम जो है डेवलप हो चुका है। आप देख पा रहे हो एकदम सही से रैम डेवलप हो गया है। तो अब हम जो सीपीयू है और जो रैम है वो हम मदरबोर्ड में लगा देंगे कि इसका क्या रिज़ल्ट मिला है। तो मदरबोर्ड पे लगाने से पहले उसको एक बार क्लीन कर लेंगे, फिर फ्लक्स लगा के इसको हीटिंग के माध्यम से लगा देंगे। आपको बहुत ज़्यादा फ्लक्स नहीं लगाना है, बिकॉज़ ज़्यादा फ्लक्स लगाने से आईसी जो है वो हिल जाती है। और कैपेसिटर का लोकेशन के हिसाब से आपको 2 या 3 बार देख के लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है नॉच कट पॉइंट इसमें आप नोट नहीं किए होंगे तो दिक्कत रह जाएगा, क्योंकि इसका नॉच कट पॉइंट आप नहीं नोट कर सकते। आपकी कैपेसिटर की जो लोकेशन है उसको ही जजमेंट में रह के आपको सीपीयू लगाना पड़ेगा। और सीपीयू लगाने के दरमियान आपको ये ध्यान रखना है कि सीपीयू के अलावा और ज़्यादा कोई जगह पे हीट ना जाए, बिकॉज़ जो ओवर हीट होके पूरा लेयर हम जो गर्म करेंगे तो वो भी डिसमेंटल होने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो ओनली फ्रॉम सीपीयू को ही हीट करना है। और थोड़ा सा वो हिल जाए, यानी कि थोड़ा सा ही डांस कर दे, तो हम उसको छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हो सीपीयू का टेम्परेचर जो है वो आ चुका है और सही से ये बैठ गया है। ठीक है, सीपीयू सही से लग गया है। अब हम इसको ठंडा कर देंगे। ये फ़ैन है जो इसकी माध्यम से हम ठंडा कर देंगे। आपको रैम जो है वो तुरंत नहीं लगानी है, थोड़ा सा ठंडा करके ही लगानी है, क्योंकि किसी चीज़ को आप ज़्यादातर गर्म करोगे तो वो चीज़ उड़ सकती है, ख़राब हो सकती है। तो उसको थोड़ा सा ठंडा करो, वापस गर्म करो, वापस ठंडा करो, उस हिसाब से ही काम करना रहेगा। बाकी आप जो क्विकली काम करना चाहोगे तो गलती का हो सकती है उसमें। तो अब हम क्लीन कर लेंगे। ये जो है फाइनल टचिंग है, सीपीयू भी हमारा लग चुका है। अब हमको ओनली फ्रॉम रैम लगानी है, फिर हमको जजमेंट आ जाएगा कि फ़ोन स्टार्ट होगा या नहीं। ठीक है, सीपीयू भी सही तरीके से क्लीन हो चुका है। इस पे हम फ्लक्स अप्लाई कर देंगे। फ्लक्स है रिलायंस 420 मॉडल है। तो जो रैम है उसका नोज कट पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे है, और ये भी यहाँ पे है। तो इस तरह से रैम आपका लगेगा। कभी कभी जो आप रैम का लोकेशन भूल जाते हो तो वीडियो के माध्यम से
आप उसका लोकेशन ढूंढ के लगा सकते हो। कोई कंपोनेंट्स भी उखड़ जाता है तो आप हमारे वीडियो में देख के वो कंपोनेंट्स आप लगा सकते हो। ये जो रैम है वो सैमसंग कंपनी की है, आप देख सकते हो। तो रैम लगाने पे हमको ओनली फ्रॉम रैम पे ही ज़्यादातर हीट करना पड़ेगा, ना कि सीपीयू पे, क्योंकि सीपीयू हमने थोड़ी देर पहले ही लगाया था। तो ओनली फ्रॉम रैम पे ही करेंगे। आप देख सकते हो रैम लग चुकी है। हम वापस अब इसको थोड़ा सा फ्लक्स अप्लाई करके थोड़ा सा एक बार और इसको स्लाइडली डांस करवा के छोड़ देंगे। ज़्यादा इस पर हॉट गन नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब ये लग चुका है तो हम इस पर ठंडा करने रख देंगे। तो ये सेकेंडरी कैमरा आ चुका है हमारा। तो फ़ोन जो है वो ठंडा होने वाला होगा। तो अब ये जो फ़ोन ठंडा हो गया है तो हम इसको चेक कर लेते हैं और फ़ोन जो है वो लगा के चेक करेंगे। मदरबोर्ड जो है फ़ोन में लगा के चेक करेंगे। तो ये जो प्लेट मैंने लगाई थी वो यूएसएफ डिसमेंटल ना हो जाए इसलिए लगाई थी, तो मैंने निकाल ली है। ये जो है वो NFC बेल्ट है, इसको बिना लगाए आप चेक नहीं कर नहीं सकते। तो आप देख सकते हैं इसका बैटरी जो है मुझे लो लग रहा है, तो इसको मैं चार्जिंग में लगा देता हूँ और थोड़ा सा वेट करता हूँ। ठीक है, कुछ मोमेंट हुआ। हाँ, ये फ़ोन देख के आप देख सकते हो चालू हो चुका है। और ये मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके इसका बैटरी चार्ज किया हुआ है, क्योंकि इसका बैटरी काफ़ी ड्राई था। ठीक है, ये 9% हो चुका है। ये जो केबल की एरर आ रही है वो उसका केबल ख़राब है इसलिए आ रही है, क्योंकि ये जो डुप्लीकेट केबल लगता है वो सपोर्ट नहीं करता इसलिए एरर आती है। तो पहले हम इसको स्टार्ट करके देखेंगे कि सही से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। जो फ़ोन है वो लोगो पे आ चुका है। अब हमको ये ध्यान देना है कि सेकंड लोगो पे जा रहा है कि नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो फ़ोन जो होते हैं वो सीपीयू के जो फोल्ड वाले होते हैं वो सेकंड लोगो से आगे नहीं बढ़ते, तो उसको फ्लैशिंग भी करना पड़ता है। तो फ़ोन आप देख सकते हो कि फ़ोन कम्प्लीटली स्टार्ट हो चुका है और वर्किंग में भी शायद आ चुका है। ठीक है, तो कस्टमर के डेटा के साथ ही चालू हुआ है, आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप जो रिपेयरिंग सीखना चाहते हो तो हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपको ट्राई करेंगे बेटर टेक्नीशियन बनाने का। और हमें जो फॉलो करना चाहते हो तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे कर सकते हो। उसमें भी कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस सिखाने का मैं कोशिश करूँगा। तो इस तरह से फ़ोन कंप्लीट हो चुका है। तो बाकी का जो पार्ट जो है कैमरा वगैरह वो हम इसमें लगा देंगे और इसको फिट करके रख देंगे। तो इसका जो ये जो कैमरा का मॉड्यूल है वो आपको बड़े ही ध्यान से लगाना है, क्योंकि इसके अंदर
100x जूम वाला जो कैमरा है उसका लेंस आप क्लीन नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह से सारे कैमरे लग चुके हैं। अभी मैं जो इसके ऊपर जो ब्लैक हिस्टिंग पेपर लगता है वो मैं लगा दूंगा, क्योंकि ये लगाने का फ़ायदा ये है कि ये फ़ोन जब जब ज़्यादा यूज़ होगा तो ये ओवरहीट करता है, तो ये जो पेपर लगाने से वो हीटिंग महसूस नहीं होता है और फ़ोन आपको ज़्यादातर गर्म नहीं लगेगा। बाकी 2 या 3 घंटे तक जो बंदे पबजी वगैरह खेलते हैं, यानी कि कोई गेम या फिर इंस्टाग्राम जो यूट्यूब वगैरह चलाते हैं, तो इससे जो है ये ओवर हीट हो जाता है। तो ये पेपर लगाने से आपका जो हीटिंग का जो फॉल्ट है वो कस्टमर को नहीं लगेगा और कंपनी फिटिंग रहेगा। तो ये जो है ये बैक साइड के कैमरे थे और ये फ्रंट साइड का कैमरा है जो कंपनी डिफ़ॉल्ट मैंने लगा दिया है। ये जो है ऊपर का वाईफाई का सेक्शन है, ये आपको बिल्ड भी आपको सही से लगाना पड़ेगा। और ये जो है वो NFC पैड है, आप देख सकते हो। तो NFC पैड बिना आप इसका चार्जिंग सही से नहीं कर सकते और आपको इसके जो कैमरा का लेंसेज है वो भी बहुत संभाल के कवर करके रखने पड़ेंगे, बिकॉज़ इसका जो बैक ढक्कन है वो कस्टमर नहीं देकर गया दुकान वाला, क्योंकि वो खुद ही ओपन करके लाया था, उसको कुछ समझ में नहीं आया इसलिए हमें देकर गया है वो। तो फ़ोन तो चालू हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कुछ नया सीखने को मिला है तो ज़रूर से कमेंट करना, और आपको कुछ टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी कमेंट करना, तो उस टॉपिक पे मैं अपने वीडियो बना के आपको शेयर करूँगा मेरी यूट्यूब चैनल पे। और कुछ नए फॉल्ट आ रहे हैं उस पर भी मैं अलग से वीडियो बनाता रहता हूँ, तो ये इस चैनल पे बने रहिएगा। और आपके जो फ्रेंड सर्कल है उसमें भी ये जो हमारी चैनल का लिंक है वो भी शेयर कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।